अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। मुल्क में सियासी इंतशार को ख़त्म करने के लिए पीटीआई की जानिब से दिखाई जाने वाली लचक का तासुर 24 घंटे भी कायम न रह पाया। गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस के दौरान चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से मुकालमे में बानी पीटीआई ने सियासी मुकालमे के लिए पार्लियामेंट न जाने की गलती तस्लीम की थी, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने भी बानी पीटीआई को मशवरा देते हुए कहा था कि पार्लियामेंट जाएँ, मुज़ाकरात करें, मुल्क को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। इस पेशरफ्त के बाद आज ये खबर भी सामने आई कि बानी पीटीआई ने सख्त सियासी मौक़िफ़ से एक कदम पीछे हटने का फैसला कर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई ने सियासी कशीदगी कम करने और पार्लियामान के अंदर और बाहर रवाबत का हुक्म दे दिया है, जिसके बाद अब पीटीआई की सियासी क़यादत मुख्तलिफ जमातों से पार्लियामान के बाहर बातचीत करेगी, जबकि पार्लियामान में क़यादत हुकूमती इत्तेहाद से रवाबत को बेहतर करेगी। ज़राए के मुताबिक कशीदगी कम करने और इस्टेब्लिशमेंट से रवाबत के लिए 3 रुकनी कमेटी को इख्तियार दिया गया है। ताहम एक बार फिर मुज़ाकरात की उम्मीद दम तोड़ती दिख रही है, जब खुद बानी पीटीआई ने आज अपने मौक़िफ़ में सख्त और जारहाना बयानिए को बरकरार रखा है। अडियाला जेल में साफियों से गुफ्तगू में बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात से मुतल्लिक 2 टोक क्या डाला है कि वो वहाँ बात करेंगे जहाँ ताकत मौजूद हो। उनके पास तो ताकत ही नहीं। ज़ाती एक्स हैंडल से रियासत मुखालिफ ट्वीट से मुतल्लिक सवाल पर बानी पीटीआई का कहना था कि वो जेल में बैठकर वीडियो कैसे पोस्ट कर सकते हैं। जब उनसे ये पूछा गया कि वो इस ट्वीट को ऑन करते हैं तो उन्होंने वाज़ेह मौक़िफ़ में कहा कि वो इस ट्वीट को ऑन करते हैं, लेकिन जो वीडियो पोस्ट की गई वो उन्होंने नहीं देखी, इसलिए उस पर बात नहीं करेंगे। बानी पीटीआई से जब सवाल किया गया कि आपका एक्स अकाउंट कौन चलाता है, किसको इजाज़त दे रखी है, तो उनका कहना था कि ट्वीट का सिर्फ वकला को बताता हूँ। ताहम उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के लोग हमारे हीरो हैं। अपनी इसी मुतनाज़ ट्वीट और इस ट्वीट पर मज़ीद रहने से मुतल्लिक बानी पीटीआई को जिस कानूनी चैलेंज का सामना है उस पर आज भी अहम पेशरफ्त हुई, जब दोबारा FIA टीम तफ्तीश से इनकार के बावजूद बिलाखिर बानी पीटीआई आज शामिल तफ्तीश हो गए और उन्होंने वकला ज़हीर अब्बास और इंतज़ार पंजोथा की मौजूदगी में FIA टीम के सवालात का जवाब दिया। आज तफ्तीश के दौरान FIA की जानिब से बानी पीटीआई से पूछा गया कि आपका ट्विटर अकाउंट कौन इस्तेमाल कर रहा है। दूसरा पूछा गया कि क्या मुतनाज़ ट्वीट आपकी मर्जी से की गई। अगला सवाल था कि ट्वीट अब तक डिलीट क्यों नहीं की गई। यह ज़राए का कहना है कि FIA टीम ने अडियाला जेल की कॉन्फ्रेंस रूम में बानी पीटीआई को उनके एक्स अकाउंट से पोस्ट दिखाकर तकरीबन 55 मिनट तक तफ्तीश की, जिसमें तकरीबन 16 से ज़ायद सवाल किए गए। इससे कबल पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और तर्जमान रऊफ हसन भी FIA इंक्वायरी में शामिल तफ्तीश हो चुके हैं। इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ प्राइम हैं पाकिस्तान तहरीक के साथ रहनुमा ज़ैन कुरैशी साहब, जबकि हमारे साथ दानियाल चौधरी भी मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया आप ज़ैन कुरैशी साहब। सबसे पहले तो ये बताएं कि जो मेरी इत्तला है, कुछ देर पहले मैंने मज़ीद जो है जानने की कोशिश की है कि तफ्तीश में क्या कुछ बात हुई, तो उसमें ज़रा ये बताते हैं कि खान साहब के पास जब FIA की टीम पहुंची तो खान साहब ने सबसे पहले कहा जी कि FIA वालों को मुखातिब करते हुए कहा आप सबसे पहले मुझसे और कौम से माफ़ी मांगें, क्योंकि आपने मेरे खिलाफ साइफर का केस बनाया, जिसकी वजह से कई महीनों से मैं जेल में कैद रहा। फिर उन्होंने ये भी कहा जी जो मैंने बात की थी, मैंने कौम की इज़्ज़त बढ़ाने के लिए बात की थी, जो है कि उस पर आप पूरी कौम से माफ़ी मांगे जो मैंने साइफर का मामला उठाया था। फिर पूछा गया खान साहब से, उन्हें वीडियो दिखाई गई। जब तो खान साहब ने कहा जी कि ये वीडियो जब उनको दिखाई गई तो उन्होंने कहा यार ये वीडियो अगर पोस्ट करने से पहले मुझे दिखाई गई होती तो मैं इसमें से कुछ चीज़ें निकलवाता। उन्होंने वीडियो रोक के पॉइंट आउट की फला चीज़ें मैं इसमें से निकलवा देता, तब ये वीडियो जाके पोस्ट होती है, अगर मैंने देखी होती पोस्ट होने से पहले। फिर उन्होंने कहा जी मेरा मकसद जो है वो हमूद रहमान कमीशन के हवाले से था कि वो रिपोर्ट जो है वो उसके हवाले से कंटेंट जो है वो पब्लिश किया जाए। बाकी जो उसमें कुछ चीज़ें थी, मेरा रेफरेंस जो है वो डायरेक्ट जो है वो इंस्टीट्यूशन को हिट करना नहीं था। मेरा मकसद था वो फ़र्द वाहिद जो थे उस वक्त जो जनरल जाहिया थे, उन्होंने जो फैसले किए थे वो बतौर नॉट बतौर आर्मी चीफ बल्कि बतौर सियासी सरबराह जो उन्होंने फैसले किए थे, सियासी फैसलों को मैंने हिट किया था, टारगेट किया था कि उसकी वजह से कौम का बड़ा नुकसान हुआ, मुल्क का बड़ा नुकसान हुआ। तो उस तरफ था, किसी फ़र्द वाहिद को या इदारे को हिट करना मकसद नहीं था। तो ये इस तरह की बातें वहाँ पे खान साहब ने आज की हैं। ट्वीट के बारे में उन्होंने फिर कहा जी मैं इसे ऑन करता हूँ। ज़ैन कुरैशी साहब, ये जो मामला है आपको क्या लग रहा है कि कितनी बड़ी मुश्किल जो है वो आने वाले दिनों में खान साहब पे आने वाली है, जो वो ट्वीट को ऑन भी कर रहे हैं और सोशल मीडिया टीम को भी खान साहब ऑन कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूँगा, आपने प्रोग्राम में दावत दी। अब आपने यहाँ पे 2 मुद्दे उठाए हैं। सबसे पहली बात आपने की है साइफर केस की, साइफर पे बात कर लेते हैं। तो खान साहब ने कहा जी कि आप माफ़ी मांगे FIA वालों को, इस पे बात करते हैं ना जी। आपने देखा कि एक ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट कोर्ट तश्कील दिया गया, उसकी वो जज जुल्कर रैन साहब ने जो है कार्रवाई की पूरी, और जिस तरीके से वो कंडक्ट की गई कार्रवाई, हमारा पहले दिन से मौक़िफ़ था कि बड़े भोंडे अंदाज में ये कार्रवाई चलाई जा रही है। हमारा ये अंदाज था कि हमारा ये मौक़िफ़ था कि जिस उजरत में वो फैसला किया गया, उनके 364 के बयान हुए, एक दिन के अंदर अंदर उनको आपने फैसला भी सुना दिया, तो हम हमेशा कहते थे, इमरान खान साहब का भी मौक़िफ़ था, शाह महमूद कुरैशी साहब का भी मौक़िफ़ था। आपको फिर बहुत सारे मामलों पे आपको माफ़ी भी शायद मांगनी पड़ जाए।
मैं वो दो तरफा होंगी उस माफिया बात पे आ रहा हूँ। तो माफी अगर इंसान गलती करता है, इंसान माफी मांग लेता है, माफी से डरना नहीं चाहिए, लेकिन असूल के ऊपर हो ना, किसी कोई चीज प्रूफ तो हो। आप कहते हैं प्रूफ हमारे पास चीज हो ना, हम माफिया पहले मांग लें। साइफर केस के अंदर, सर मैं जरा अपने पॉइंट को कंप्लीट कर लूं। साइफर केस के अंदर हमारा मौक़िफ़ हमेशा था, जब हाई कोर्ट में ये चीज आएगी और पब्लिक के सामने आएगी, क्योंकि आपको याद हो बंद कमरे में वो फैसले हुए थे, हमारे आखिर में तो वकला की भी अदम मौजूदगी में फैसले हुए थे। तो आपने देखा कि उसकी कलाई खुली, आपने देखा कि डिविजनल बेंच ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाइज्जत तरीके से इमरान खान और शाहमूद कुरैशी को उसमें बाइज्जत तरीके से बरी किया। तो इसमें अगर खान साहब कह रहे हैं माफी, तो इस पर तो माफी बनती है। सही है, ठीक है। दूसरी बात आपने अब की है वीडियो की, तो उसके ऊपर खान साहब का, इसके ऊपर बड़ी स्पेकुलेशन की गई, पाकिस्तान में इसके ऊपर बड़े क्या सराहियाँ की गई, बड़ी बातें की गई, लेकिन मेरे समझने में इमरान खान साहब ने अपना मौक़िफ़ बड़ा क्लियर कर दी है। इमरान खान साहब ने कहा कि वीडियो तो मैंने देखी नहीं थी, मैं तो जेल में हूँ, मैं तो वीडियो कर नहीं सकता। आपने खुद ही उनकी मुँह ज़बानी बात बता दी कि अगर वीडियो मैंने देखी होती तो मैं ऐसे वीडियो ना चलवाता, मैं उसको एडिट करवा देता, कुछ चीज़ें उसमें से जो मुतनाज़ा चीज़ें हैं वो डिलीट कराता। लेकिन जो सबसे बड़ी बात खान साहब कर रहे हैं, लेकिन वीडियो अभी तक अकाउंट पे मौजूद है, उसकी वजह में आपकी टीम को हटा देनी चाहिए। वो तो उनका फैसला है। मैं सोशल मीडिया से कह रहे कि मैं देखता तो मैं इस नहीं, लेकिन आप देता, तो फोकस गलत चीज मीडिया टीम को वो वीडियो हटा देनी चाहिए। फोकस गलत चीज पे हो रहा है। फोकस ये है, इमरान खान साहब का कहना ये था कि हमूदुर रहमान कमीशन जो है वो एक पाकिस्तान की हकीकत है। पाकिस्तान की आला अदलिया और पाकिस्तान के हाई कोर्ट के 2 जजों पे मुहित एक कमीशन बनी, जिसने एक मुफस्सल रिपोर्ट दी। वो बात आपकी ठीक है, नहीं मैं तो उसको मंजर आम पे आना चाहिए ना। आपको वो तो आपका नैरेटिव है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ वीडियो चूंकि आप वो उसमें हाँ खुद कह रहे हैं कि मैं हटवा देता कुछ चीजें इसमें से डिलीट करवाता, तो वीडियो को हटा देनी चाहिए। आज अगर वीडियो नहीं, आज अगर वीडियो हटेगी तो आप कहेंगे कि जी वो देखो उन्होंने अपने मौके से बैकफुट ले लिया, उन्होंने रिट्रीट कर लिया। ये पोजीशन है जिसकी वजह से तरीके से आपको ये मुश्किल वीडियो हट जाएगी, बट इशू ये नहीं है। इशू ये है कि क्या इमरान खान साहब का मौकिफ उस पर क्या था और इमरान खान के मौकिफ को डिस्टॉर्ट कैसे किया गया, ये इशू है। इशू आखिरी वो 27 सेकंड है सर, और तो कुछ भी नहीं है। धन्यवाद चौधरी साहब, ये बताएं कि आप तो ज़ाहिर हुकूमत की कोशिश थी, ख्वाहिश थी कि किसी भी तरह से खान साहब को जेल के अंदर ही रखा जाए, और प्लान अभी भी यही है कि वो बरी हो भी जाते हैं आगे निकाह वाले केस में, फिर भी जेल में रखना ही मकसूद है। तो आप गवर्नमेंट के तो हाथ एक चीज़ आ गई है, और अब जबकि वो ये कह रहे हैं कि अगर मैंने वीडियो देखी होती पोस्ट होने से पहले तो शायद उसमें से कुछ चीज़ें डिलीट करवा देता, इस तरह पोस्ट ना करता। क्या लग रहा है कि फंसेंगे इस केस के अंदर, और किस हद तक फंसेंगे, या जान बच जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर योर इनवाइट जी समर भाई। देखें, यहाँ वो चीज़ अंडरस्टैंड करने की है कि जैन मेरे भाई हैं मेरा, लेकिन इनकी जो सोच है बड़ी मुस्बत और बड़ी पॉजिटिव सोच है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनकी जमात में आज भी ऐसे लोग हैं जिनकी मफामत की सोच नहीं है, और वो सोच वही सोच है जो शेख मुजीबुर रहमान की साइटेशन लेती है, जो 1971 की बात करती है, जो 1956 में मुक्ति बानी की फॉर्मेशन की बात करती है, और वो फॉर्मेशन जो पाकिस्तान को तोड़ने के लिए इस्तेमाल की गई, वो फॉर्मेशन जो पाकिस्तान के दुश्मनों से मदद लेकर मुल्क को कमज़ोर करने की बात की गई। जब आप उनका हवाला देते हैं, जब आप उनकी बात करते हैं, जब आप कहते हैं कि भाई कि जो तब हुआ हमें मजबूर ना करें हम करें, ये जब आप वही एक्शंस होते हैं कि तब भी शेख मुजीबुर रहमान को एक्सटर्नल फोर्सेस बाहर से बैठ के सोशल मीडिया चीज़ें में सपोर्ट कर रही थी, और आपने आगे देखा हिस्ट्री में, हिस्ट्री हमें बताती है कि किस तरह फिर एक्सेप्ट किया गया कि 1956 में एक्सेप्ट किया गया कि 1956 में एक पाकिस्तान तोड़ने का ख्वाब देखा गया था, और उसको किस तरह एग्जीक्यूट किया। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो मफामत नहीं, मुल्क को एक बंद कमरे की तरफ लेके जाती हैं, मुल्क को नुकसान पहुँचाने की। फिर आप इससे निकल कर आप अपनी अफवाज के ऊपर, आप अपने सिपा सलारों के ऊपर, लेकिन ये केस धन्यवाद चौधरी साहब, ये केस आपको लग रहा है कि इतना मजबूत है कि इसमें आप खान साहब को मजीद जेल में रखने की आपकी जो गवर्नमेंट की जो कोशिश है, ख्वाहिश है, वो पूरी हो सकेगी? जब वो ये कह रहे हैं कि मैं अगर वीडियो देखता पोस्ट होने से पहले तो मैं इसमें से कुछ चीजें निकलवा देता। समर भाई, हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है इमरान खान को जेल में रखने की। लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन इट। हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है कि वो अंदर बैठें और अंदर इन चीज़ों को फेस करें, लेकिन ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। चीज़ें आगे तब चल सकती हैं जब वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि इस मुल्क के जो मुहाफ़िज़ हैं,
जो अपने, ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान में IMF की टीम आए गरीब को रोज़गार देने के लिए, गरीब के ऊपर बोझ कम करने के लिए, सस्ती रोटी देने के लिए, और आप अपने आर्मी चीफ की तस्वीरें लगा के IMF की बिल्डिंग के बाहर आप प्रोसेशंस कर रहे हो, आपके लोग लीड कर रहे हो, और फिर आप बोलो कि वो हमसे हमारे लोग नहीं हैं। आप कहो कि शहबाज गिल हमारा नहीं है, आप उनसे डिसोन कर दो। ये नहीं हो सकता कि आप 9 मई के वाक़यात कराओ और उसके बाद आप उससे डिसोन कर लो। ये नहीं हो सकता कि आप वो वीडियोस पोस्ट करवाओ और उसके बाद आप उसको डिसोन कर लो। देखिए, ये इनकी कंटिन्यूटी है, ये इनकी एक सोची साजी सोच के मुताबिक ये चीजें करते हैं। ठीक, यानी इन्हें भी अपने रवैये तब्दील करने पड़ेंगे। अगर आप कह रहे हैं कि बातचीत अगर किसी बेहतर की तरफ जानी है, बीज बो दिए हैं पाकिस्तान की आवाम के, समर भाई, पाकिस्तान की आवाम के, पाकिस्तान के बच्चों के, नेक्स्ट जनरेशन के दिमागों में इन्होंने नफरत के बीज बोए हैं अपने मुल्क के खिलाफ। मैं इस पे, और वो किसके कहने पे हो रहा है, दैट विल येट इन टाइम टू कम। लेकिन किसके कहने पे हो रहा है, चीज है वो यही है, किसके कहने पे हो रहा है, चले आप बताई दें कि हम चाहते हैं, हुकूमत है, इन्फॉर्म्ड है, किसके कहने पे हो रहा है? दैट टाइम विल टेल। वही तो मैं कह रहा हूँ कि 56 की जो बगावत, जो आइडियोलॉजी थी, वो 71 में पता चली, इसकी भी आगे आने वक्त वाले टाइम में पता चल जाएगी। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पाकिस्तान को इस मुश्किल वक्त में आगे लेके जाना है। ठीक है, पाकिस्तान में सियासत में हरफ आखिर जो होता है, ठीक है, वो होता है डायलॉग। आपकी राय आ गई है, डायलॉग करके चीजें जी, जैसे कल भी जो है उनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और पाकिस्तान को आगे लेके जाना पड़ेगा। मैं इस पे आगे जरा बात चल के मजीद भी करूंगा डायलॉग के हवाले से। ज़ैन कुरैशी साहब, कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी ये बात हुई थी कि डायलॉग के लिए, मुफाहमत के लिए जाएं पार्लियामेंट में, सबको के साथ बैठ के। सर, डायलॉग पे बाद में आते हैं, पहले इस पे बात करते हैं। पहले इस पे बात करते हैं। दानियाल भाई है, लेकिन जिस चीज़ से दानियाल हमें एक्यूज कर रहे हैं ना, दानियाल उसी चीज़ का खुद शिकार हो रहा है। मिस इन्फॉर्मेशन ये स्प्रेड कर रही हैं, हमारे मुंह में अल्फाज ये डाल रही हैं। कहीं भी हमने मुक्ति बानी के रोल को जो है नहीं कहा, हम बिल्कुल तराफ करते हैं। इंडिया का जो रोल रहा, रॉ का जो रोल रहा, वो सारी बातें करते हैं। हमने 71 से जो चीज़ ली है वो हमने सियासी पैरेलल ड्रॉ किया है। 71 में क्या हुआ था कि एक जो सबसे मकबूल जमात थी, जिसको उस वक़्त ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने वोट दिया था, उसके मैंडेट को तस्लीम नहीं किया गया था और ज़्यादा सीटों के बावजूद उनको हुकूमत से बाहर रखा गया था। उससे नुकसान क्या हुआ? मुल्क का नुकसान हुआ। मुल्क के 2 हिस्से हुए। हम आज भी ये कह रहे हैं कि जो सबसे बड़ी जमात है, जिसको पाकिस्तान के अवाम ने 8 फरवरी को वोट दिया है, उसके मैंडेट को आप नहीं तस्लीम करेंगे तो नुकसान करेंगे। बाकी अब ये सारी बातें जो है, खुदा ना खास्ता कभी इमरान खान साहब ने मुल्क तोड़ने की बात नहीं की, इमरान खान ने अफवाज पाकिस्तान के बारे के खिलाफ कभी बात नहीं की है, ना इसमें कोई बात हुई है। ये जो सारा नैरेटिव बनाया जा रहा है इमरान खान के खिलाफ, ये हुकूमत की तरफ से बनाया जा रहा है और हमारे मुंह में जो अल्फाज डाले जा रहे हैं, इनकी तरफ से डाले जा रहे हैं। मेरे समझने में आज इमरान खान साहब ने अपनी पोजीशन भी क्लियर कर दी है। आज इमरान खान साहब ने वीडियो पे भी अपनी पोजीशन क्लियर कर दी है। अब इसके ऊपर सियासत जरूर हो सकती है, लेकिन इसके अंदर रह कुछ नहीं गया। ये जो प्रेशर है, ये क्या है? ये आपको समझौते पे मजबूर करना, ये क्या है? ये किस लिए हो रहा है सारा? नहीं, कोई मजबूरी नहीं है और ना इमरान खान ने मजबूर होना है। देखिए, इमरान खान साहब ने डे 1 कह दिया, डील तो मैं करूंगा कोई नहीं और मैं अपने केसेस को फेस करूंगा। आपने देखा इमरान खान साहब 200 से ज्यादा केसेस को फेस कर रहे हैं। इससे ज्यादा इंसान क्या फेस करता है? बाकी हमारा कसूली मौकिफ है, लेकिन उस मौकिफ के साथ साथ खान साहब ने जो अच्छी बात की है वो ये है कि हम एक सियासी जमात है और सियासी जमात का काम खान साहब ने कल भी कहा, आज भी कहा, मैं जो जिनके पास ताकत है, जिनके पास हथियार है, मैं उनसे बात करूंगा। उनके खिलाफ तो वीडियोस पोस्ट हो रही है, नहीं, उनके खिलाफ तो प्रोपेगेंडा हो रहा है। खान साहब ने ये जो वीडियो है, ये वाली जो वीडियो, इसके भी तो आखिरी 26 सेकंड क्या है? उस पर तो इमरान खान आपको मौकिफ टारगेट कर रहे हैं आप। ताकतवर जो है, जिनसे आप बात करना चाहते हैं, उन्हीं को आप हिट भी करते हैं। मैं पहले सर जो आपने पिछली बात की है ना, मैं उस पर बात करना चाह रहा हूँ। देखिए, अब आप लोग भी बाल की खाल उधेड़े। हकीकत ये है, आप बार बार जिक्र करते हैं कि आखिरी 27 सेकंड वीडियो का, आखिरी 27 सेकंड। खान साहब ने आज क्लियरली कह दिया, अगर मैंने वीडियो देखी होती, मैं ये 27 सेकंड ना डालता वीडियो में डालता, क्योंकि मैं इसे एग्री नहीं करता। मैंने अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ ना कभी पहले बात की है। इमरान खान वो लीडर है जिसने हमेशा कहा है ये मेरी फौज। उसके बाद एक वीडियो और भी अपलोड हुई है, उसके चंद दिन बाद वीडियोस तो खान साहब नहीं देख रहे मेरे भाई। फिर आपने आर्मी चीफ को हिट किया है। इमरान खान साहब वीडियोस नहीं देख रहे, उन्होंने एक दूसरी बात। अच्छा, इस पे मना कर सकते हैं ना, जेल से वो 100 तरह के कमा जारी करते हैं। ये भी आप अपनी रिपोर्टिंग में नहीं, आप अपनी रिपोर्टिंग में ये क्यों नहीं कह रहे कि मैं, इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं अपने वुकला को मैसेज देता हूं और वो मेरी ट्वीट्स आके कराते हैं। कोई भी जो वीडियो अपलोड होती है, वीडियो मैंने नहीं देखी भी। अगर मैंने वीडियो देखी होती, चले पूरी बात करें ना, आधी बात करके फिर हम उसके ऊपर सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान का मौकिफ इस वीडियो के ऊपर कम से कम बिल्कुल क्लियर हो गया। अच्छा, दानियाल चौधरी साहब, ये बताएं कि मुज़ाकरात और बातचीत, मुफाहमत, ये सब चीज़ें, ये जो प्रेशर बढ़ रहा है खान साहब के ऊपर, वो क्या मकसद उसका ये है कि किसी तरह उन्हें मुफाहमत पे बातचीत के वाले से मजबूर किया जाए? जो कि राना सनाउल्लाह भी कह रहे हैं कि अगर ये बंदा बातचीत करने पे मजबूर नहीं होगा
तो फिर जो है ना फिर एक्शन होगा। फिर देखें हम जो सर भाई जो बात करते हैं वो बात इसलिए करते हैं कि देखें आप मुल्क इस मुश्किल मरहले से गुजर रहा है। आपकी जो सोच है आज तक ये है कि हम हैं तो पाकिस्तान है, हम हैं तो ये मुल्क है, हम हैं तो जमहूरियत है, और अगर हम नहीं तो फिर ख़त्म करो पार्लियामेंट को, हम नहीं तो फिर दो इस्तीफे अपने पार्लियामेंट से, हम नहीं तो करो सिविल नाफरमानी, हम नहीं तो चढ़ो कंटेनरों के ऊपर बेशक चाइना का प्रेसिडेंट आ रहा हो और आग लगाओ अपने बिजली के बिलों को। ये इनकी सोच है। ये बात करते हैं, देखिए ये बात करते हैं शेख मुजीबुर रहमान की, जिसको हुकूमत ही नहीं मिली। ये किस पे राय पे बात करते हैं जो 11 साल से KPK में हुकूमत कर रहे हैं, 4 साल से फेडरल में हुकूमत कर रहे हैं, और 11 साल से ये एक मेट्रो पूरा नहीं कर सके। एक मेट्रो एक प्रोजेक्ट जो करना था, इनका एटीट्यूड, इनकी चीजें, आप इनकी डिलीवरेंस के ऊपर बात करें, आप इनके कामों के ऊपर बात करें। आप यानी अब ये दानियाल साहब तय है कि कोई मुज़ाकरात, कोई परफॉर्मेंस, कोई बातचीत नहीं होगी, अब सिर्फ एक्शन होगा और फिर सख्त एक्शन होगा। मैं इसका जवाब देता हूं दानियाल को। देखिए हम तो ये नहीं कहते, हम तो नहीं चाहते कि एक्शन हो, हम तो नहीं चाहते कि, हम तो कहते हैं, लेकिन फिर वही बात है कि ताली 2 हाथ से बजती है। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं कि देयर इज अ क्लियर डिवाइड नाउ, क्लियर डिवाइड इन PTI। एक ग्रुप है जो कहता है मफामत, बातों से चीज़ों को हल करना चाहिए, और दूसरे कहते हैं टकराओ, कि मुल्क को आग लगाओ, जलाओ, लड़ो। और जो वो तफरीक जो दूसरी किस्म के जो लोग हैं उनको पाकिस्तान की आवाम ने डिस्कार्ड कर दिया है। बाय इलेक्शंस में लोग उठा के फिरते रहे कि आप पकड़ो फॉर्म 45, लेकिन लेने वाला कोई नहीं था। उन फेंस सिटर्स ने आज आपकी राय आ गई उन लोगों को जो नफरत की, झूठ की और पाकिस्तान को तोड़ने की बात करते हैं, उस माइंडसेट को। ज़ैन साहब, वो सर दानियाल साहब बात कर रहे हैं डिलीवरी की, ये बात करें, ये लोग कहते हैं मुझे क्यों निकाला का नारा किसने लगाया था, कौन कहता है। जहां पे डिलीवरी की बात करते हैं तो 40 साल से ये लोग पंजाब में हुकूमत कर रहे हैं। डिलीवरी का पैमाना क्या है? डिलीवरी का पैमाना अवाम है ना। KPK की बात करते हमारे डिलीवरी की, KPK की अवाम ने बड़ा सिंपल सा जवाब दे दिया। 2013 में उन्होंने हमें हुकूमत दी, 2018 में उन्होंने 2/3 की हुकूमत दी, और 2024 में हमें 3/4 की हुकूमत दे दी है। तो हमारी तो हुकूमत बढ़ती जा रही है KPK में। उनको कोई चीज हमारी अच्छी नजर आई होगी, कोई डिलीवरी देखी होगी तो हमें वोट दे रहे हैं ना। ठीक है सर, आपका क्या हाल है? आपका तो हाल ये 16 सीटों की हुकूमत बना के आप बैठे और आप हमें डिलीवरी की बातें बता। बहुत शुक्रिया ज़ैन कुरैशी साहब आपका, और निहाल चौधरी साहब आपका, अपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त है। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे जो इस वक्त एक तनाव की कैफियत नजर आ रही है इदारों के दरमियान, इस और सियासी हालात किस तरफ जाएंगे, इस पर बात होगी। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे सेनेटर फैसल वोहरा साहब से कि एक तो इदारों के दरमियान कशीदगी का जो मामला है वो कहाँ तक जाएगा, और पर्टिकुलरली अगर हम सियासी महाजराई की बात करें तो उसमें बानी चेयरमैन तहरीक के हिसाब से आज FIA ने पूछताछ की है। गवर्नमेंट का प्लान जो है उनकी कैद को मज़ीद एक्सटेंड करना है, बढ़ाना है। फ़िलहाल अगर ये जो इद्दत में निकाह केस है उसका फैसला भी हक़ में आ जाता है तो गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें रिहा करने का कोई प्लान नज़र नहीं आ रहा। हुकूमत के खिलाफ जो तहरीकें चल रही हैं वो कहाँ तक जाएंगी, और पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है इलेक्शन बजट के बाद? क्या पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट के साथ रहेगी, नहीं रहेगी? हाँ, सबको लगता है कि पीपल्स पार्टी शायद छोड़ दे साथ हुकूमत का। क्या होगा, बात करेंगे फैसल वोहरा साहब से। सर बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। सबसे पहले तो बताएं कि आज खान साहब से जेल में FIA की टीम ने तफ्तीश की 55 मिनट, और FIA ने जो तफ्तीश की वो वीडियो का मामला जो है वो जो पोस्ट हुई थी 26 मई को खान साहब के ट्विटर अकाउंट से, हाँ साहब कहते हैं वो वीडियो अगर मैं देख लेता पोस्ट होने से पहले तो मैं उसे पोस्ट ना होने देता। कुछ कंटेंट पे उन्होंने निशानदेही कि यार ये चीज़ें उसमें नहीं होनी चाहिए थी, तो बच जाएंगे इससे। बहुत शुक्रिया साहब। देखिए, सबसे पहले तो ये कि मैं उनको हाथ जोड़ के भी बोलता रहा कि इस तरफ ना जाएं जिस तरफ हम 9 मई से पहले भी जो जलसे, जुलूस, धरने, अपनी मर्जी का चीफ बनाना और ये सब ड्रामेबाजी करते हैं। लोग मर गए, इंतशार फैल गया, एक क्योस क्रिएट हुआ, और फिर 9 मई का हुआ। 9 मई का होने के बाद फिर उससे वो डिस्कनेक्ट हो गए। फिर SIFC के अंदर से पसलार की तस्वीर लगा दी का जेबें भरने का मंसूबा है। जेबें भरने का मंसूबा तो नहीं था, वो तो पाकिस्तान को बचाने के लिए हम सब उसको सपोर्ट कर रहे हैं। फिर आप उसको भी आपने मीडिएट कर दिया, आप निकल गए उससे बाहर, तो फिर आप 71 ले आए। अब जब 71 लाए तो वो टेस्ट पॉइंट था कि वो इससे आगे जाना है, क्योंकि अगर 71 से आगे जाते तो वापस एक और 9 मई की तैयारी शुरू हो गई थी। 71 पे जो रेजिस्टेंस आई है और सब खड़े हो गए इसमें, मतलब नोबडी विल अलाउ एनीवन
कि वो मुल्क तोड़ने की साजिश करने के ऊपर चला जाए, चाहे उसकी पुश्त पे कितने ही लोग मुसलमान और काफिर खड़े हो जाएं, लेकिन मुल्क तोड़ने की सियासत किसी का बाप नहीं कर सकता इस मुल्क के अंदर। तो जो रेजिस्टेंस आई उससे आप बैक ट्रैक किया है। और फिर देखें मेरा बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपने काम भी किया उनके साथ, बड़ा अरसा आप उनके बड़े क्लोज भी रहे, आपको लगता है कि वो मुल्क तोड़ने के बारे में सोच सकते हैं? देखिए ये तर्ज सियासत मुल्क तोड़ने की ही साजिश होती है। ये अगर आपके पास दो पिलर्स अगर आपके मुल्क के अंदर मेनली ना हो, वो मुल्क गिर जाता है, ख़त्म हो जाता है। एक उसकी फ़ौज और इसका अदालती निज़ाम, ये दो निज़ाम अगर तगड़े खड़े हैं तो वो मुल्क से फ्लरिश करता है। और यही हमारी सोच होनी चाहिए कि हमारी फ़ौज को भी हम प्रोटेक्ट करें क्योंकि वो हमारी फाउंडेशन, और हमारी अदलिया को भी हम मजबूत करें। 140 से हम रिवर्स गेयर लगाए और उनको अपना वकार, अपना सर का ताज बनाए, जो आइन और कानून के तहत अच्छे ईमानदार जजेस ऑनरेबल रिस्पेक्टेड कर रहे हैं। और जो इन सारे पिलर्स के अंदर जो खामियाँ हैं, कमियाँ हैं, वो हमें और आपको पूरी करनी है। लेकिन इसी तरीके दो कानून अब बन गए ना। अब आपने रिसेंटली सुना कि जी अगर कोई पॉपुलर है, मशहूर है, तो जज अतर मिल्ला कहते हैं कि उसका ट्रायल कुछ और होना चाहिए, उसको ट्रीटमेंट कुछ और मिलनी चाहिए। तो अगर कोई गुलूकार, साबिक वज़ीर आज़म की बात हो रही है कि अगर उन्हें दिखा देते अब लाए तो उसमें हर्ज कोई उनको गलत किया, कानून आइन और कानून के अंदर तो इसकी कोई गुंजाइश, आइन और कानून के रहते हुए बात करें। इसका मतलब है कि अगर एक गुलूकार बहुत तगड़ा गुलूकार है जो मुझे और आपको दुनिया को पसंद है, वो कत्ल कर दे, तो क्या उसका ट्रायल वाला जस्ट एक पासिंग कमेंट था, लेकिन मेन तो उनका ये था कि अगर आप दिखा देते हैं लाइव तो उसमें हर्ज क्या? पासिंग कमेंट ना जज दे सकते हैं, ना पार्टिजन दिखा सकता है, ना किसी को साइड देते हुए दिखा सकता है। कानून की खिलाफवर्जी कहीं नहीं हो रही। समर साहब, अगर हमने रॉन्ग को रॉन्ग नहीं, नवाज शरीफ का नाम भी लिया उन्होंने। देखिए नवाज शरीफ साहब को बेलें दे दी, ठीक है, उनको जहाँ से भिजवाने का भी उन्होंने सारे दिए। एवन फील्ड के अंदर भी अतर मिल्ला साहब के ऑर्डर्स थे। उसके बाद 12 बजे रात को जब हमारी हुकूमत जा रही थी तो सुप्रीम कोर्ट का खुलना तो समझ में आता है पब्लिक को, लेकिन हाई कोर्ट का खुलना कोई समझ नहीं आता। उसकी कोई रीज़न नहीं है आज तक, आपको ढूंढनी चाहिए वो क्यों खुली थी, क्या मदाखलत थी नहीं थी, ख्वाब था, कैफियत थी, सोच थी, क्यों खोला था, ठीक है जी। फिर मुझे प्रॉक्सी कह दिया, ठीक है। फिर आप एक मशहूर हस्ती के लिए, किसी के लिए भी, वो कोई आप हैं, ये क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने खुद अपने तौर पे की थी, खुद आपको आइडिया आ गया मुझे करनी चाहिए बैठ के, या आपको किसी ने कहा था करने का? देखिए मैं ही तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का रीज़न ये था कि मैंने 2 जजेस से उनकी तकर्री, अतर मिल्ला साहब ने तकर्री की थी, जज बाबर सत्तार की, उसके कॉनोटेशन में मैंने जहाँ लेटर लिखा था उसका जवाब नहीं आ रहा था। तो मैं इतना तो काबिल आदमी नहीं हूँ कि मैं 15 दिन पहले प्रीएम्प्ट करूंगा, इस 15 दिन के अंदर ये बात होगी तो मैं लेटर भेज देता हूँ पास्ट में और एक जर्नी से आ जाता हूँ और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दूंगा। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने वो सवाल किया तो सवाल के अंदर बहुत जर्नलाइज बातें थी, उन जर्नलाइज बातों का मैंने एड्रेस किया उसको, एंड देयर वाज नथिंग स्पेसिफिक। आज 7 तारीख हो गई है, 20 दिन बाद दोबारा आपकी पेशी है सुप्रीम कोर्ट में, माइंड बना रहे हैं माफ़ी के वाले से? देखिए एक तो ये सब्जुडिस मामला है, नंबर 1। नंबर 2 है कि देखिए जी माफी एक स्ट्रेंथ है। मैं तो थड़े पे बैठने वाले से भी माफी कैमरे के सामने हाथ जोड़ के मांग लेता हूँ, मुझे इस पर कोई शर्म नहीं है। और जहाँ वकार की बात आ जाएगी, जहाँ रिस्पेक्ट की बात आ जाएगी, ऑनर की बात आ जाएगी, वहाँ देखिए सर मेरी ज़ात से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरा अदालती निज़ाम है जिसने मुल्क को फाउंडेशन पे खड़ा किया हुआ है। इसमें तो मेरी कथा कलामी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन मैं ऑनेस्ट जजेस और उनके बेंच पे आज नहीं पहले दिन से बोल रहा हूँ कि ये ऑनेस्ट लोग हैं, ऑनरेबल लोग हैं, रिस्पेक्टेड। जिनको मैं ऑनरेबल कहता हूँ उनको मैं मानता हूँ, जिनको मैं नहीं समझता उनको बोलता भी नहीं। मैं तो बड़ा क्लियर हूँ अपनी लाइफ में। प्रॉब्लम सिर्फ इसमें कोई बात कहीं नहीं है, इसमें सिर्फ इशू ये आ रहा है कि मुझे ये तो बताएंगे ना, मैं तो उनकी डिस्क्रिप्शन के ऊपर हूँ, मैं तो जा भी इसीलिए रहा हूँ कि मुझे एज ए सेनेटरी प्रूव करना है। शायद आपको टाइम भी यानी इसलिए दिया गया कि शायद माफ़ी मांग लें। मेरा मैं इतनी कोई बड़ी तोप चीज़ नहीं हूँ जी, मैं एक बड़ा नाचीज़ सा आदमी हूँ। मैंने एक सवाल किया जो मेरा आइन मुझे इजाज़त देता है, 19A के तहत काजी फायज़ ईसा साहब जस्टिस चीफ जस्टिस साहब की रूलिंग है। मैंने उनसे सवाल किया, अगर सवाल करना कंटेम्प्ट है तो वो मुझे बता देंगे। नहीं, जो आपने काफ़ी टाइम मांगा है एक और रिप्लाई के लिए, वो माफ़ी के लिए ही आपने किया कि मैं माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, आप कंसिडर कर रहे हैं उस चीज़ को, आप फैसला नहीं कर पा रहे क्या? देखिए सर, उनका और उनके मोहतरम बेंच का जो हुक्म है ना, वो मेरे लिए सर आंखों पर है। अगर मैं डिफाइंस करूंगा सुप्रीम कोर्ट की तो मैं बाकी आदमी को क्या कहूँगा, ठीक है? तो मेरे लिए सुप्रीम कोर्ट और बाकी कोर्ट्स और बाकी मोहतरम ईमानदार आईनी और कानूनी लोग जजेस मेरे लिए बहुत मोहतरम है। लेकिन आइन और कानून के एम्बिट के अंदर अपनी मशहूरी के लिए कोई काम करेगा मैं ऑब्जेक्ट करूंगा, कोई गलत काम करेगा मैं सवाल करूंगा। सब ईमानदार हैं जब तक किसी के खिलाफ रेफरेंस आके वो गिल्टी साबित नहीं होता। बिल्कुल ठीक बात है आपकी, बिल्कुल मैं अग्री करता हूँ और रिस्पेक्ट करता हूँ इस बात को। लेकिन अगर आप मुझे प्रॉक्सी कह देंगे और मेरी अतर मिल्ला इंडियन
हेडलाइंस लगा देंगे तो उनको शवाहिद देने होंगे। यहाँ तो आप बोले ना कि ये वो काम नहीं है जज का, लीगली भी उन्होंने कहा है तो उनको प्रूफ देना चाहिए, ये तो आप लोगों को काम है ना बोलना। अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि ये जो पीटीआई के बारे से मुख्तलिफ तजावीज़ चल रही हैं, एक राय ये है, खबर ये है जनाब कि शायद तहरीक इंसाफ को बैन करने के बारे से, पाबंदी लगाने के बारे से कुछ इकदाम उठाए जा रहे हैं, ऐसा सोचा जा रहा है ऐसी कोई सोच? मैंने तो देखिए सबसे पहले मैंने ये बात की थी, शुक्र है एक हफ्ते बाद आप ये कर रहे हैं, और अगले 20-25-50 दिन 100-300 3 महीने 4 महीने में। देखिए मेरी तारीख़ पैदाइश जो है ना 21 अक्टूबर है, ये इतनी रेलेवेंट डेट नहीं है कि मैं पैदा हुआ था, लेकिन 21 का नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब आए थे, 21 का हर्फ आपने अपने रिकॉर्ड पे लिख लिया। इस 21 में से 2 में से 1 माइनस कर दें, 2 को +1 कर दें, या 21 का है, इससे दो बहुत बड़ी सिमत पाकिस्तान की प्रोग्रेसिव लाइंस पे चलने वाली है। मैं तो आपको भी इतनी हिंट दे सकता हूँ। 21 जून की बात तो नहीं कर रहे आप? मैंने आपसे कहा सर ना 21 अक्टूबर में 21 में 2 को प्लस कर दें 1, 2 से माइनस कर दें 1, या 21 को एक साथ पढ़ लें। ये 21 दो जगह अप्लाई होना है। अच्छा, ये 21 को आपने अपने माइंड में रख के आगे चलना है। बैन की बात जहाँ तक है, देखिए आपने लंदन को क्यों बैन किया था, उसकी वजूहत क्या थी? फिर आपने तहरीक लब्बैक, क्योंकि वो जीन्स और च्युइंगम नहीं खाते, क्योंकि वो मुल्क को भी मानते हैं, फौज को भी मानते हैं, अदालती निज़ाम को भी मानते हैं, क्योंकि वो नमाजी परहेजगार लोग हैं। एक आर्जी तौर पे पाबंदी वज़ारत दाखिला ने लगाई थी, बाद में वो खत्म हो गई थी। क्यों उनको अपने 4th शेड्यूल में डाला? क्यों डाला? क्योंकि वो जीन्स और च्युइंगम नहीं पहनते, वो सोशल मीडिया पे वो गलाजत नहीं फैलाते जो बाकी करते हैं। अब जो रऊफ हसन साहब बहुत तगड़ा है उनका, रऊफ हसन साहब है, रऊफ हसन साहब का मेरा इख्तलाफ हो सकता है कि रऊफ हसन साहब की उम्र देख के जो आज पीटीआई की अपने ट्रोल्स उनके साथ कर रहे हैं, मैं तो पीटीआई के ट्रोल्स को अपने जूते के नीचे रखता हूँ, आज से नहीं रखता, 15 साल से रखता हूँ, और आज भी मेरे लिए उनकी कोई औकात नहीं है। लेकिन आप ये मेरी तो देखिए, अगर रिकग्नाइज्ड कोई ट्रोलिंग ने मुझे, मेरी जैसे वालदा के ऊपर ट्रोलिंग हुई थी जब उनकी डेथ हो गई थी, उसमें अगर एक भी रिकग्नाइज मिल गया तो मैं पाकिस्तान में आपको बताऊंगा कि आदमी कैसे हिसाब किताब करता है। लेकिन जो रऊफ हसन के साथ आज कर रहा है पीटीआई का ट्रोल, ये जुल्म और बर्बरियत नहीं है। जो आएगा वो, अब मौलाना साहब जो है पीटीआई के ट्रोलिंग के अंदर फरिश्ते हैं, फिर आपने इनको काफिर क्यों कहा था? फिर आपने इनको डीजल क्यों कहा था? क्यों इनके साथ बदजुबानी और उनकी बेइज्जती की थी? तो ये इसका मतलब है ट्रोलिंग के आगे, हाँ ट्रोलिंग से लोगों के डर रहे हैं, ट्रोलिंग से वो अपने अपने सारे फायदे भी उठा रहे हैं। ट्रोलिंग की बददुआत जहाँ वो ट्रोल करते हैं वहाँ फैसले भी होते हैं। सही है। अच्छा ये बताएं मुझे कि बजट के बाद कोई पीपल्स पार्टी को बड़ा धचका देने वाली है? नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं। लेकिन पीपल्स पार्टी एक जमहूरी पार्टी है, और वो जमहूरियत के फुकदान के लिए उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। भुट्टो साहब ने, बीबी ने, जरदारी साहब ने, जरदारी साहब का, बिलावल साहब के दोनों मामूओं ने, तो वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। ये पॉसिबिलिटी ज़रूर हो सकती है, होनी चाहिए कि वो बजट के बाद कभी ना का, अगर उनकी मर्जी हुई उनकी पार्टी की, तो उनको हिस्सा बनी या बन सकते होंगे। पंजाब में शायद हो जाए, तो आई डोंट सी एनीथिंग लाइक दैट। लेकिन पहली दफ़ा अगर महंगाई कम हुई है, ऑल्दो आई डोंट लाइक द पॉलिटिक्स ऑफ नून लीग, बट अगर महंगाई कम हो रही है, उसका क्रेडिट भी SIFC में चीफ आर्मी स्टाफ ही को मैं देता हूँ। मुझे कोई शर्म नहीं है, ठीक है। तो जो अच्छा काम करेगा आपको क्रेडिट देना है, चाहे वो चीफ जस्टिस साहब करें, आप करें, आर्मी चीफ करे, मैं करूँ, कोई भी करे, मुखालिफ भी करे। लेकिन आज मैं उमर अयूब साहब की तकरीर सुन रहा था हेडलाइन में, वो कह रहे थे FIA को बुलाओ, ठीक है। बात अगर एज अ पार्लियामेंटेरियन करें तो बात समझ में आती है, ठीक है। लेकिन क्योंकि जब मैंने पार्लियामेंट के फ्लोर से बात की और मैंने कहा पार्लियामेंट का सारा मसला है और पार्लियामेंट का काम है कानून साजी करना, और पार्लियामेंट पे अटैक नहीं होने देंगे, तो वो हीरो बन गए सारे। उन्होंने कहा हम अपनी दुकान अलग बनाएंगे, अब हम उस दुकान में उधर नीचे बिठाएंगे जहाँ बिठाया हुआ है, और मजीद नीचे बिठाते जाएंगे। यू विल सी बैन और नो बैन, बट PTI, खान साहब की बात, PTI और ये खान साहब को आज मरवाना। खान साहब अगर कह रहे हैं कि मैं नहीं चलाने देता ये वीडियो, इतने मुखलिस हैं मुल्क के साथ, आज डिलीट कराएं, आज उसी ट्विटर पे कहें कि मैं माजरत खाऊं, माफ़ी मांगता हूं कि किसी की तजाजारी हुई, पाकिस्तान तोड़ने की बात अगर की है तो मैंने नहीं की, क्योंकि मैं तो जेल में था। मैंने ये भी कहा था आपको कि वो जेल में, वो ट्विटर नहीं चला रहे, मैं आपको याद होगा। उनकी मर्जी के बगैर हो रहा है सारा कुछ। तो अगर उनकी मर्जी के खिलाफ हो रहा है तो फिर एक आदमी अगर अपनी सोशल मीडिया टीम नहीं चला सक रहा, संभाल सक रहा, जेल से, तो फिर वो जेल से फिर सर आप मुल्क कैसे चलाने देंगे? ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि आप 9 मई को कहते हैं मैं नहीं था, आप कहते हैं धरने जुलूस के अंदर मैं नहीं था, आर्मी चीफ की तकरीरी को रोकने के लिए मैं नहीं था, 71 की वॉर में मैं नहीं था, SIFC की लेबलिंग करके मैं वॉर में था, जो गलाजत आप
सोशल मीडिया पे जजों के बारे में बोल रहे हैं, फौजियों के बारे में बोल रहे हैं, उसमें आप नहीं है, शहीदों के बारे में बोल रहे हैं, उसमें आप नहीं है। वापसी का रास्ता कोई, या वो खत्म हो चुके हैं ऑप्शन सारे वापसी के बारे से, बातचीत चीजों की बेहतरी के बारे से, मुफाहमत के बारे से? देखिए बंद हो चुके दरवाजे, अभी खुले? तो ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अब दरवाजे अभी भी खुले हैं या बंद हो गए? एज ऑफ नाउ अब तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट के दरवाजे ही बंद हो गए हैं एज ऑफ नाउ। बाकी दरवाजे तो ऑटोमेटिकली बंद हो चुके हैं, इसमें कोई कबात और गुंजाइश या कोई सोच नहीं। रगड़ा है, कोई मुफाहमत नहीं है। देखिए रगड़ा relative term है। I don't know what is the harder term, but I think इस किस्म की सियासत हमने अल्ताफ़ हुसैन के साथ हमारा जाती झगड़ा तो नहीं था। और ये 21 जो है वो इसी से जुड़ा है, रगड़े से ही जुड़ा है कुछ? देखिए आप ये तो आपने ढूंढना है, प्लस करना है, माइनस करना है। मैं तो आपको दे तो वक्त से पहले चीज़ें अल्लाह में इज्जत रख लेता है, लेकिन ये याद रखिए कि अगर ये सब पीछे नहीं हटे, आइनी और कानूनी डोमेन्स के अंदर वापस सारे नहीं आए, सारे ABCDEFG, तो फिर ये एक खामोशी एक बड़े तूफान की, और इस तूफान में जड़ से उखाड़ दिए जाएंगे दरख्त। अच्छा, ठीक है। सो इट इज़ वाइज, इट इज़ इंटेलिजेंट, इट इज़ स्मार्ट, इट इज़ इन द फेवर ऑफ द कंट्री। पाकिस्तानियों के लिए फेवर होगा कि इसमें सब अपने अपने आईनी उहदों के तहत पीछे चले जाएं, वरना सिस्टम लिपट जाएगा। नहीं, सिस्टम के साथ निबट भी जाता है, और सिस्टम की बात नहीं हो रही है। बहुत शुक्रिया फैसल वोडा साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। प्रोग्राम नाज़रीन, आपने तफसीली गुफ्तगू बुलाया कि सेनेटर फैसल वोडा की जो कह रहे हैं कि भाई अब माफ़ी मांग ली जाए तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कंसिडर इस हवाले से शायद किया जा भी रहा है। बाकी ये कहते हैं कि 21 का आंसर बड़ा अहम है, उस पर क्या होगा आने वाले दिन बताएंगे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे जो पाकिस्तानी कौम को कल एक बहुत बड़ा धचका लगा अमरीकी टीम से। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम हार गई T20 वर्ल्ड कप का पहला मैच, ये कितना बड़ा सेटबैक था और आगे पाकिस्तान के चांसेस क्या हैं, बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का आगाज़ इंतहाई परेशान कुन रहा, और अमेरिका जैसी नई टीम जो पहली मरतबा कोई भी क्रिकेट का मेगा इवेंट खेल रही है, उससे पाकिस्तान का बुरी तरह मैच हार जाना, पहले सुपर ओवर तक मैच का जाना, सुपर ओवर के बाद सुपर ओवर में भी इंतहाई नाकस कारकर्दगी, पाकिस्तान के आगे जाने के चांसेस के बारे से तो हम बात करेंगे, लेकिन कल की परफॉर्मेंस जो थी इसने क्या एक जो है वो यानी कि क्या क्या हमारे सामने आश्कार कर दिया कि टीम के वाले से जो हम एक्सपेक्टेशन लिए बैठे हैं, जो टीम की तैयारियां रहीं, उसके बारे से काफ़ी कुछ चीज़ें खुल के सामने आ गई हैं कि हम कहाँ खड़े एग्जैक्टली इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट में। बात करेंगे यासिर मीर साहब से, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं। तो भाई कल का जो मैच था कितना बड़ा धचका था आपके लिए जो हम हार गए अमेरिका से बुरी तरह से? इट वॉज़ वेरी सैड नाइट और बड़ा अफसोस हुआ। दुआएं तो बहुत की, लेकिन कुछ कंट्रोलेबल्स होते हैं, कुछ अनकंट्रोलेबल्स होते हैं। जो कंट्रोलेबल्स थे हमने उनमें भी बड़ी जो है लूप होल्स थे। चले टॉस हमारे फेवर में नहीं गया, अगर टॉस हम जीतते तो शायद हम उनको 100 में आउट कर देते, 120 में आउट कर देते, तो ये मैच हम 8 विकेटों से भी जीत सकते थे। लेकिन कुछ कंट्रोलेबल्स थे, जिस तरह के नया बॉल ठीक है स्विंग हो रहा था, थोड़ा बहुत सीम भी हो रहा था, लेकिन इट वाज ये नहीं था कि वो बिल्कुल ही अनप्लेएबल था। हम लोग टेस्ट नेशन है, हम लोग बड़े प्लेयर्स हैं, बड़े स्विंग्स खेलते हैं, हम जो हमारा जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है वो इतना अच्छा है, फर्स्ट क्लास का। फिर उसके बाद तो स्ट्रक्चर है ही नहीं अभी उनका तो कुछ नहीं है ना, मतलब उनका कुछ नहीं है। मैं ये सोच रहा था कि यार चलो अमेरिका की टीम है तो शायद हमें फाइट दे दे और फाइट तो उन्होंने आपके बहमो गुमान में भी नहीं था, 1% भी कहीं नहीं था कि हम हार नहीं। देखें जब टॉस हारे हैं ना, मैं कहा यार ये प्रॉब्लम हो गया है, क्योंकि उस वक्त थोड़ा सा मॉइस्चर था। मैं खेला भी हुआ हूँ इसी जगह पे, एक सीज़न खेला है। असल में इन दिनों में गर्मी बहुत होती है, तो सुबह को जो टाइम होता है वो थोड़ा सा कूल होता है, ठीक है, 12 बजे तक हवा भी चलती है और पिच पे मॉइस्चर भी होता है। वो जैसे ही टॉस जीते हैं तो 40% 50% मैच वो वहीं पे उनके हाथ में आ गया था, जीते या नहीं जीते, लेकिन उनकी फेवर में चला गया था, ठीक है। अब हमारे जब ओपनर्स गए, रिजवान ने बड़ी अच्छी इंटेंट शो की, पहली बॉल पे छक्का मारा, लेकिन उसे बॉल ऐसा हो गया, उसका बल्ला ऐसा निकला है, ठीक है, थोड़ा उसको पता ही नहीं चला क्यों बॉल बाहर किस तरह निकला है, ठीक है। फिर बाबर बहुत स्ट्रगल कर रहा था, 23 बॉल पे 9, वो तो गुड थैंक्स टू शादाब के बाद में आके उसने मोमेंटम बनाया। शादाब ने बहुत आला बैटिंग की है, फ़खर बहुत अच्छा इंटेंट शो किया उसने, लेकिन अनलकी रहा, ये उसका शॉट है ये वाला, लेकिन पिच में मॉइस्चर की वजह से बॉल आके ग्लव्स को लग के और वो आउट हो गया।
खैर एनीवे सर्कल में तो हम सर्कल वो लोग जीते हैं, हमारे वाला सर्कल वो लोग जीते हैं, लेकिन बाद में शादाब ने जिस तरह डैमेज कंट्रोल किया है और जिस तरह वापस आया, कम बैक किया है, तो हम आ गए थे 160 जो है। बिल्कुल अमेरिका जैसी टीम, एक नई टीम के लिए 160 भी, और जो जिस तरह की कंडीशंस थी उसमें लग रहा था कि हम कर जाएंगे। देखिए 160 तो हमने किया है ना, और हमें 160 हमने रोक लेंगे, हम 180 160 जो था वो पार स्कोर था यहाँ पे, ठीक है। बाद में पिच बहुत अच्छी हो गई, गर्मी थी, और गर्मी ऐसी होती है डैलस में क्योंकि सन वो स्काई इज क्लियर, कोई पॉल्यूशन नहीं है, तो जो धूप पड़ती है ना यूं लगता है कि यार सर पे तवा रखा हुआ है, अच्छा, या फिर हीटर जला हुआ है, मतलब इतनी से गर्मी होती है। पिच ड्राई होके सही जो है वो बहुत ज्यादा हीट होती है यार, सांस। अब आप उसको देखें, मैंने खुद सुना है जब शाहीन ने 2 ओवर किए ना, दूसरे ओवर के एंड पे उसको सांस नहीं आ रहा था, ठीक है। और इसी तरह हारिस का भी ये हाल था, तो मुश्किलात बहुत ज़्यादा थी। वो तो सारा हो गया यासिर भाई, लेकिन ये बताएं मुझे कि इस मैच का हार जाना, एक तो लास्ट ओवर जो था उसमें काफ़ी बड़ा स्कोर रिक्वायर्ड था, लेकिन हारिस रऊफ 2 फुल टॉसें करवा के स्कोर बनवा दिया उन्होंने, एक कैच भी छोड़ा शाहीन अफरीदी ने। तो ये कप्तानी के फ्लॉज थे कि हमने आखिरी ओवर शाहीन से करवा लेते, या शाहीन से करवा लेते, या इवन आमिर से करवा लेते। हारिस को आखिरी ओवर पे लेके जाना कोई गलती नहीं थी? देखिए हारिस तो चले वो आखिरी ओवर आमिर ने अच्छे कर दिए थे 2 ओवर, ठीक है। मुझे इवन नसीम आखिरी ओवर में देखे जो हारिस से सबसे बड़ी गलती ये हुई है, बाबर ने उसको 3 दफ़ा कहा कि मिड ऑफ के फील्डर को पीछे लो, ठीक है। और बाद में आपने देखा भी होगा जब मैच हारे हैं तो उसका रिएक्शन था, और वो ऐसा था कि यार मैं तुम्हें कह भी रहा था कि मैं पीछे जाता हूँ, उसी के ऊपर से। अच्छा जब उसने मारा मैंने कहा 1 रन हुआ है, ताकि भाई भी ये समझे, मैं भी ये समझाऊँ, 1 रन हुआ है, नजर आया फील्डर आगे, और फील्डर आगे था और बॉल वो कर रहा है फुल टॉस। मतलब ये जो चीज़ है ये तो एक कॉमन सेंस है कि यार मैंने अंदर करना है, शॉर्ट ऑफ लेंथ करना है, ताकि अगर ये रूम बना के मिड ऑफ के ऊपर से भी जाता है तो क्लियर ना कर सके, मिड ऑफ पे ही पकड़ा दे। तो खैर ऐसी बहुत सी गलतियां हुई हमसे। और दूसरा सुपर ओवर में यासिर भाई ये बताएं कि आमिर की चॉइस ठीक थी सुपर ओवर में आमिर से बॉल करवाना? नहीं, बिल्कुल किससे करवाना चाहिए था? क्योंकि देखिए उसकी वजह मैं बताता हूँ, आमिर ने अपने 4 ओवर्स किए ना तो ही वॉज डन। जितनी गर्मी थी उसकी सारी एनर्जी उसने क्लासिकल ओवर्स किए, 17वां और 19वां ओवर जो किया है उसने आउट क्लास बॉलिंग की है। वहाँ पे जब उसने एक चीज़ कर ली है तो आपके पास नसीम भी, आपके पास शाहीन है, आपके पास हारिस है, आप उनके पास क्यों नहीं जाते जो फ्रेश है? हारिस ने तो आखिरी ओवर में जो काम किया दिखाया था, फिर दोबारा हारिस को सुपर ओवर दे देते। चले वो देखें हारिस को छोड़े, आपके पास नसीम और शाहीन तो थे। नसीम और शाहीन बिल्कुल अच्छी नसीम और शाहीन थे। मेरे ख्याल से नंबर 1 चॉइस थी आपकी नसीम, सेकंड पे आपकी थी शाहीन, ठीक है। क्योंकि शाहीन का ओवर उसने किए थे 4 ओवर, लेकिन उसको काफ़ी देर पहले किए हुए थे। तो खैर बड़ी चीज़ें हैं और बड़ी हमने दुआएं की आखिर में। अच्छा, लेकिन हाँ, और ये बताएं कि बैटिंग में इफ्तिहार और फ़खर का आना, फ़खर तो चले समझ में आता है कि वो मार जाता है, लेकिन साथ इफ्तिहार को लेके आना वो बेहतर चॉइस थी, या खुद आ जाते बाबर आजम या रिजवान को ले आते? देखिए वहाँ पे भी अब थोड़ी सी हमें पता ही नहीं था ना, हमने स्टडी नहीं की थी। ये जो लड़का है जिसकी आप बात कर रहे हैं, नत्रा वालकर, ये क्या करता है? ये लड़का पार्ट टाइम क्रिकेटर है, ये फुल टाइम जॉब करता है, कंपनी में मैनेजर है, प्राइवेट कंपनी में। अच्छा, आप ही मुझे बता रहे थे। हाँ, ये फुल टाइम क्रिकेटर नहीं है। अच्छा, खैर ये क्रिकेट वहाँ पे जो खेलता है, वहाँ पे जो क्रिकेटर है ये करता है नए बॉल से इन स्विंग, पुराने बॉल से आउट स्विंग करता है, ठीक है। ये चीज़ें पता होनी चाहिए। हमारा जो मैनेजमेंट है ना, टीम मैनेजमेंट है, उसको ये पता होना चाहिए कि यार कौन से प्लेयर की क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, वो क्या करता है। अब जब वो उसके पास जाहिर बात है वो अगर सुपर ओवर कर रहा है तो उसके बाद पुराना बॉल होगा, हाँ, तो पुराने बॉल पे तो वो बाहर ही निकालेगा बॉल सीधा, ठीक है। तो आप फखर को वो एंगल से बॉल कर करी जा रहा था, मतलब उन्हें ये पता ही नहीं था कि ये पुराने बॉल से बाहर करता है। फखर को अगर वो अंदर करता तो फखर दो छक्के मार के मैच तीसरे 4 बॉलों में खत्म हो जाना था मैच। तो ये शायद क्लोज जाते या क्लोज हारते, इस तरह ना। मुझे इस बात की समझ भी नहीं आई कि आप कह रहे फेस फखर जमान को करना चाहिए था इफ्तिहार की जगह पर, दूसरा शादाब को बाद में भेज देना, ये क्या फैसला था? शादाब कब से पावर हिटर है? वो चले नीचे तो चलाता है, चौके शौके मारे था, अच्छा गैप्स निकाल लेता है, लेकिन पावर हिटर तो वो नहीं है। देखिए शादाब, आजम खान को किसने लिया? आप सही कह रहे हैं। शादाब जो है वैसे तो बहुत आला खेला है, मिडिल ऑर्डर में मेरे ख्याल से वहाँ तो बिल्कुल इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर वेस्ट इंडीज़ में और इधर ये अगले मैच में भी वो शादाब ही होगा, क्योंकि उसके नंबर
उसका जो नंबर है उस वक्त उस पे वहाँ पे उसको स्ट्राइक रोटेशन भी आती है और लूज बॉल को बाहर भी, जिस तरह कल वो खेला है बहुत अच्छा खेला है। लेकिन तीसरे नंबर पे वाकई मुझे भी समझ नहीं आई मेरे ख्याल से। अब मैं शायद ये बात करूँगा तो लोग कहेंगे यार ये देखो आजम खान का वो है ही पिंच हिटर, मुझे लगता है कि ठीक है उसका रोल ही कप्तान के ज़हन में कि ये तो नहीं था यार आउट ना हो जाएगी आजम खान, तो आउट ज्यादा आउट नहीं होगा, हार जाए अब मैच ही आपने हारना है लेकिन यार। शायद ये काफी हिट ना क्योंकि मार उसकी पाए। फॉर्म भी ठीक नहीं चल रही है अभी और काफी डिसअपॉइंटिंग रही है अब सर आगे चांसेस क्या है हमारे? इंडिया के साथ मैच है, खुदा ना खास्ता अगर वो हार जाते तो बाहर। बिल्कुल फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि अगले 2 मैचेस हम जीतेंगे फिर वही इफ बट हो जाएगा। आयरलैंड जो है वो उससे आयरलैंड है, जीते, कनाडा है, यूएसए से जीते और कनाडा कोई अगर मगर फिर वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। हाँ, हमें अब हमें अब इंडिया वाला मैच सारे जीतना है। इंडिया वाला तो हमें हर सूरत में इंडिया वाला जीतना है, मैच जीतना है, हमें हर बाकी हाल में दोनों जीतने हैं। जीतने हैं लाजमी मैच हमें, बिल्कुल, वरना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। इंडिया वाला मैच हमारा संडे का है, उसमें आप क्या समझते हैं अब स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? टीम जो है वो प्रेशर में तो होगी, पिछली गेम के साइकोलॉजिकल एक वो उसमें जाएंगे प्रेशर में, आपको लग रहा है कि वो या फिर उसको भूल के उन्हें फ्रेशली जाएंगे मैच के अंदर? नहीं देखिए जो इतना बड़ा जो मैच हुआ ना एक पाकिस्तान सेटबैक है ना, ये हादसा होता है जो बहुत बड़ा, पाकिस्तान का इतनी छोटी देखिए टीम से हार जाना। आने नहीं बिल्कुल शौक तो ज़ाहिरी बात है, सैड भी है हमारा कैंप इस वक्त, लेकिन वो जो प्रेशर जो जितना आना था ना वो आ गया पहले मैच में। अगर हमारी किस्मत में जीतना है तो इंडिया को हम मारेंगे, ये अब किस्मत की बात भी है ना। आपके साथ स्ट्रेटजी प्लान बिल्कुल देखिए वो तो है ही है ना। अब सबसे पहले तो ये दुआ करें कि हम टॉस जीतें, वहाँ पे हम इंशाल्लाह टॉस जीतते हैं, हम इंडिया को बैटिंग कराते हैं, फिर हमें पता होगा जो ये इस तरह की पिचेस होती है ना वहाँ पे अगर हम चेस करें तो ज़्यादा अच्छा है। जी हाँ, क्योंकि हमारे पास एक सामने टारगेट होता है तो उस हिसाब से हम अपनी गेम को पेश कर सकते हैं। और अब T20 में चेस पे ज़्यादा मैचेस हम जीतते आए वैसे भी। बिल्कुल जी हाँ, बहुत शुक्रिया यासर भाई, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देना चाहिए। यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए T20 वर्ल्ड कप में अपना सफ़र जारी रखने के लिए अगले सारे मैचेस ही बिलखुसूस, लेकिन जो इंडिया वाला मैच है वो इतवार को हर सूरत में जीतना होगा ताकि T20 वर्ल्ड कप में आगे का सफ़र सुपर 8 में जगह यकीनी बनाई जा सके।